गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 23 सितंबर 2021 के जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उन सारे घटनाओं को मैं आज फिर से वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। आपको कंटेंट बेहतर लग रहा हो और आपके लिए ये लग रहा हो कि आपके आने वाले दिनों में ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूले। मेहनत जोरों शोरों से चलनी चाहिए आपकी, मेहनत जोरों शोरों से चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। और मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितना एफर्ट है मेरे दोस्तों वो लगा दीजिए आप, जब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए इसी जोश व जुनून को बनाए रखते हुए आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, चलिए उसको बारी बारी से कर कर आपके लिए देखते हैं और आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए पहला करंट अफेयर्स क्या बनकर आया है वो देखिए। पहला करंट अफेयर्स आपके लिए जो बनकर आया है वो क्या बनकर आया है। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो एक देश है जिसने अभी आईपीएल चल रही है और आईपीएल के प्रसारण पर उसने रोक लगा दी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से कौन सा देश है जिसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, तुर्की। तो जिसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं, अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। चलिए देखिए, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का यूएई में आगाज हो चुका है। यूएई, ठीक है, आप ये भी याद रखिए कहां हो रही है, यूएई में। दुनिया भर के क्रिकेटर प्रशंसक इस मेगा इवेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब इस तरीके से बंद ही कर दिया है जो भी मनोरंजन करने वाली चीजें हैं, जिसमें कई खेल भी शामिल है, ठीक है। महिलाओं को तो किसी भी खेल में भाग लेने की पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है जी। वहां पर महिला तो किसी खेल में भाग ही नहीं ले सकती, ऐसा कर दिया तालिबान सरकार ने वहां पर, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने गठन की है, तालिबान की तरफ से सरकार का गठन किया गया है। तो वहां पर क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा। देखिए अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अफगानिस्तान में एक सर्वोच्च नेता के पद पर कौन बैठाया गया है, हबीबुल्लाह अखुंदजादा को बैठाया गया है। और इसके लिए अफगानिस्तान ने, तालिबान ने ईरान के तर्ज पर तालिबान में सुप्रीम लीडर का चयन किया जिसका नाम है हबीबुल्लाह अखुंदजादा, जो सुप्रीम लीडर होगा। और यहां के जो प्रधानमंत्री है मुल्ला मोहम्मद हसन उखंद, आप इसका भी नाम याद रखिएगा। अफगानिस्तान का नया नाम भी रख दिया गया है। देखिए हर कंट्री का अपना अपना नाम होता है, हर कंट्री का अपना बड़ा नाम होता है। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है, आप सब जानते हैं, इंडिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से अफगानिस्तान का नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का ऐसे पुराना नाम क्या था, यह था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो दो चीज याद आप रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है कि एक महिला क्रिकेटर है जिसने 20,000 रन, कितने, जिसने 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई और भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट में क्रिकेटर को मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट और एक क्रिकेटर को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है। यह है क्या, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, मिताली राज या दीप्ति शर्मा। तो इसका ऑप्शन जो बनकर आपके लिए आया है ना जी, वो सी नंबर आया है, मिताली राज। क्या, मिताली राज। ये भारतीय टीम के कैप्टन भी है। भारतीय टीम के कौन है, भारतीय टीम के ये कैप्टन भी है। देखिए ये है मिताली राज। कौन है, मिताली राज, ठीक है। देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में कमाल करते हुए अपने कैरियर में 20,000 रन पूरे कर लिए हैं। मिताली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट में ए और T20 सभी को मिलाकर 20,000 रन पूरे किए हैं। वह ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। याद रखिएगा, पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज की गिनती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटर में की जाती रही है। इसके पीछे की वजह मिताली राज का लगातार बल्ले से दमदार प्रदर्शन रहा है। आप यही चीज भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।
आयरलैंड से अपनी करियर का डिब्यू किया था किसने? मिताली राज ने। मिताली राज ने सबसे पहले रेलवे के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 1997 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में शतकीय पारी खेला था। ठीक है, आप याद रखिएगा। 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली बल्लेबाज भी बनी थी ये। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली बल्लेबाज भी है ये। ठीक है, मिताली दुनिया की पहली क्रिकेटर पुरुष व महिला मिलाकर वो बन गई है जिनके नाम लगातार 5 वनडे पारियों में 50 या उससे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वनडे में सबसे ज्यादा रन मिताली राज का। मिताली राज वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। मिताली राज वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। उन्होंने 218 मैचों में 7,365 रन बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के चार्ल्स एडवर्ड्स दूसरे नंबर पे। कौन? चार्ल्स एडवर्ड्स दूसरे नंबर पे है, काबिज है, जिन्होंने 5,992 रन बनाए हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जान लिए होंगे मिताली राज के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन जो बन के आया है वो एयरफोर्स पे बन के आया है। किस पर? एयरफोर्स। और एयरफोर्स में एक नई वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति की गई है, उनका नाम आपको बताना है। तो केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? आप लोगों देख रहे होंगे एयरफोर्स यानी वायुसेना का, और अभी ही वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, मतलब की जाएगी। वो किसकी नाम की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? एयर मार्शल विक्रम सिंह, एयर मार्शल BR चौधरी, एयर मार्शल अनिल त्यागी, एयर मार्शल राहुल सचदेवा। तो जिसकी नियुक्ति की गई है वह है एयर मार्शल BR चौधरी। बी नंबर क्या होगा? एयर मार्शल BR चौधरी। देखिए क्या है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले जो वायुसेना प्रमुख थे उनका नाम है RKS भदौरिया, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्या है? 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक है, और 1 जुलाई को, ठीक है, ये समझिएगा, तो इतना याद रखिएगा। तो अगला कौन बनने वाले हैं? विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932 को। वहीं भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, 1932 से लेकर 1950 तक इंडियन एयरफोर्स का नाम हुआ करता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, लेकिन 1950 में रॉयल शब्द हटाकर इसे कर दिया गया इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, यही है विवेक। कौन है? विवेक चौधरी। यही है विवेक राम चौधरी, जिसे अगला सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो आयोजन करवाया जाएगा 24 से 28 सितंबर को। क्या नाम है? देखिए, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर को कहां आयोजित होगी? तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF का पहला संस्करण तो 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वो कहां की जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है जी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहां? लद्दाख में की जाएगी पहली संस्करण है इस द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का, जिसका आयोजन 24 से 28 सितंबर को की जाएगी। कहां? लद्दाख में। आइए थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 लेह लद्दाख में। कहां? लद्दाख की राजधानी लेह में की जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर को लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निर्देशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। आप ये चीज भी याद रखिएगा। किसके सहयोग से? लद्दाख के प्रशासन, फिल्म समारोह निदेशालय के और सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से इस हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। देखिए, फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख श्वेता पहाड़ी विकास परिषद लेह के सहयोग से की जा रही है। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी होगी और 12 हिमालय राज्य है और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। महोत्सव के दौरान हिमालयी राज्य जैसे असम,
सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की लोकप्रिय फिल्मों के अलावा भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही हुआ करता था। उसे अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। आप ये भी चीज भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ग्लोबल एक रिपोर्ट पर आधारित आई है, जो ये कहा गया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट आई है? ये रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। क्या नाम है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। ये ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है 2030, 2045, 2050, 2055। तो इसका आंसर हो जाएगा 2050 तक। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे कि 2019 में इंडिया 8वां पोजीशन पे है आयातक देश में। ठीक है, 2030 तक भारत ये चौथा पोजीशन तक आ जाएगा, और वहीं 2050 तक देखिएगा ये तीसरा पोजीशन पे आ जाएगा। कब? तीसरा पोजीशन तक। तो आप देख रहे होंगे 2019, 2030 और 2050। तो 2019 में भारत किस पोजीशन पे है? 8वां। 2030 में ये भारत चौथे पोजीशन पे आने की उम्मीद है, और भारत 2050 में ये तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा आयातक देश में। देखिए, ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% हिस्सेदारी के साथ, कितना? 5.9, ये डाटा याद रखिएगा, हिस्सेदारी के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारत 2.8, कितना? 2.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों की सूची में 8वें स्थान पर है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार सूची में देश की स्थिति 2030 तक 3.9% हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर पहुंचने की है, जो मैंने अभी समझाया। ये जो यूके में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के बारे में देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा ही रिपोर्ट जारी की गई है। इसकी क्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में, माने ब्रिटेन में इसकी एक सरकारी विभाग है, जो यूनाइटेड किंगडम और विदेशी देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाने और विस्तारित करने के साथ साथ विदेश निवेश और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अपने यहां इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करेगी? तो किस राज्य सरकार के द्वारा अपने यहां इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने के बारे में सोची है कि हम अपने यहां एक इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करेंगे? तो यह इनिशिएटिव कदम किस राज्य के द्वारा ली गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो यह इनिशिएटिव कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ली गई है कि अपने यहां वो इलेक्ट्रिक पार्क को स्थापित करेगी। ठीक है, देखिए यह आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ का फोटो, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क को जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, देखिए क्या है पार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोबाइल फोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक सामग्री का निर्माण करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पार्क में अपनी इकाई स्थापित करेगी। नया इलेक्ट्रॉनिक पार्क लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश में से बनेगा, और साथ ही हजारों स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार भी पैदा करेगा।
यूपी की राजधानी आप सब जानते हैं लखनऊ है, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बन के आया है? अगला क्वेश्चन बन के आया है कि कनाडा से, कनाडा के प्रधानमंत्री जिसका आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए कौन सा कार्यकाल जीता? ये कितनी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का इलेक्शन जीता है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए कौन सा कार्यकाल जीता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इन्होंने तीसरा कार्यकाल जीता है। क्या? तीसरा कार्यकाल जीता, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो आप स्क्रीन पर जिनका फोटो देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता है। उनकी पार्टी ने 20 सितंबर 2021 को, ठीक है, 2021 में संसदीय चुनाव जीता है। हालांकि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी चुनाव में, किसमें? लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीट जीतने में सफल रही है। जस्टिन ट्रूडो 2015 में सत्ता में आए थे। ठीक है, यह चीज आप रखिएगा। कनाडा के, क्यों कनाडा से क्वेश्चन बना है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, वहीं इसकी मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। ठीक है, क्या है? कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया? 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? इन्हीं को सम्मानित किया गया है 2020 नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? सरस्वती, सुलोचना, प्रियंका, अलका। तो इनका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत में एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान है जो कोई भी नर्स निस्वार्थ भक्ति और असाधारण व्यावसायिकता के लिए प्राप्त कर सकती है। यह पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में, जो एक अंग्रेजी सुधारक, सांख्यविद और मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक थी, क्रिमियन युद्ध के दौरान नर्सों की क्रिमियन युद्ध के दौरान नर्सों की प्रशिक्षक और प्रबंधन के रूप में सेवा करते हुए वे काफी लोकप्रिय हो गई। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर घायल भी हो गई थी, सेवा कर रही थी ये। इन्हीं के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं के द्वारा सम्मान में यह पुरस्कार दी जाती है। देखिए, नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती, जिनको हाल में ही पुरस्कार दिया गया, को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 20 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस बयान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा एक आभासी समारोह में एसवी सरस्वती को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप यह चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि विश्व राइनो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप राइनो का फोटो देख रहे होंगे, तो पूछ रहा है कि विश्व राइनो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर, 24 सितंबर। तो विश्व राइनो दिवस हर साल मनाई जाती है 22 सितंबर को। ठीक है, देखिए, विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन कारण से संबंधित संगठन, गैर सरकारी संगठन, चिड़ियाघर और जनता के सदस्यों में को गेंडों के अपने अनोखे तरीके के मानने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गेंडों के सभी 5 मौजूदा प्रजाति, गेंडा के 5 प्रजाति कौन कौन है? ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सिन वाला राइनो, सुमित्रा राइनो और जवान राइनो की एक रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो 5 प्रजाति भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व राइनो दिवस का इतिहास जान लेते हैं। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था 2010 में, और 2011 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बन के आया है? वही इंडेक्स जो मैंने कल आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार इंडेक्स के बारे में बताया था, वही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है। हम सब जानते हैं, जिसे उसमें भारत को कितना स्कोर मिला है? भारत जो 46वां स्थान प्राप्त किया है, तो कितने स्कोर के साथ प्राप्त किया है? 36.4, 30.4, 80.4, 28.4। तो भारत ने जो स्कोर प्राप्त किया है 36.4। ठीक है, देखिए
टॉप पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, जिसने 65.5 स्कोर किया है। वहीं 2021 में इसका 14वां संस्करण था, याद रखिएगा इस रिपोर्ट का। और ये रिपोर्ट जिसके द्वारा जारी की गई है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WIPO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को 46वां स्थान मिला है। वहीं रैंक कितना मिला है, मतलब इसमें नंबर 36.4 भारत को। ठीक है, ये रिपोर्ट WIPO के बारे ने जारी की है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को ही थी और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए? 12 नंबर क्वेश्चन बनकर आया है सार्क पर। 25 दिसंबर को एक बैठक होने वाली थी सार्क देशों की, तो 25 सितंबर को सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की होने वाली थी बैठक, उसको रद्द कर दी गई। इसका आयोजन कहां होने वाला था? जो 25 सितंबर को सार्क देशों की बैठक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया। यह आयोजन कहां होने वाला था? अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, रूस में। तो यह होने वाला था अमेरिका में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी बैठक होने वाली थी। किसकी? सार्क की। किसकी? सार्क की। आइए देखते हैं सार्क के बारे में। क्यों रद्द हो गया? क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था कि जब तक अफगानिस्तान की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आ जाए तब तक इसका आयोजन करवाना उचित नहीं है। इस वजह से इस जो बैठक की आयोजन जो अमेरिका का न्यूयॉर्क में होने वाला था सार्क की बैठक, उसको रद्द कर दिया गया। यह है सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 देशों का एक ये समूह है जिसको सार्क कहा गया है, साउथ एशियन कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों को शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक को रद्द हो गई है। यह बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग व्यक्तिगत रूप से होनी थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह बैठक सभी सदस्य देशों में सहमति न बनने के कारण रद्द कर दी गई है। नेपाल इस बैठक का मेजबान था। याद है कि नेपाल इस बैठक का क्या था? मेजबानी कर रहा था। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देश का अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। देखिए क्या है, देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश यानी छात्र सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है और देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। ठीक है, आप यह भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां है सार्क का? तो काठमांडू, नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अभी हाल में ही 2 समुद्री तटों को सर्टिफिकेट दिया गया है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो 2 समुद्र तट कौन सा है? एक है कोवलम और दूसरा है ईडन। तो कोवलम और ईडन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह समुद्री तट भारत में कहां अवस्थित है? तो बताइए, क्या यह तमिलनाडु और पुडुचेरी में, क्या यह कर्नाटक और केरल में, क्या यह केरल और अंडमान निकोबार में, या डी नंबर केरल और तमिलनाडु में? तो इसका आंसर हो जाएगा कोवलम तमिलनाडु में और पुडुचेरी में है ईडन समुद्री तट, जिसे हाल में ही ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए क्या है, यही है, तमिलनाडु और पुडुचेरी समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र। भारत में 2 समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जिससे देश में ऐसे समुद्री तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। इस साल प्रमाण प्राप्त करने वाले 2 समुद्री तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन है। ठीक है, देखिए कुछ डिटेल्स में है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लीजिएगा। इससे पहले भारत में 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, आप देख लीजिएगा, इसी में दिया हुआ है, जिसमें आप अच्छे तरीके देख लीजिएगा और ये भी देखिएगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र होता क्या है और किसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जीता है? तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 किसने जीता है?
तो जिनका आप फोटो देख रहे हो इसने ही नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डी गुगेस। ठीक है, क्या नाम है? डी गुगेस। लेकिन ऑप्शन में आपके 4 नाम दिख रहे होंगे, राजा ऋत्विक, हरमिलन कौर, पंकज अडवाणी। ये भी कोई ना कोई टूर्नामेंट जीते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे हम। लेकिन डी गुगेस ने क्या जीता है? डी गुगेस ने क्या जीते हैं? ये नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। देखिए, डॉक्टर डी गुगेस ने इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन मास्टर वर्ग जीता है। क्या जीता है? मास्टर वर्ग जीता है। गुगेस ने नवाद 8.5/10 का स्कोर बनाया है इस टूर्नामेंट में, आप याद रखिएगा। और देखिए क्या है, नॉर्वे में हुआ है, तो नॉर्वे का कैपिटल ऑस्ले है और यहां का प्रधानमंत्री है एर्नाल्ड सोलबर्ग। क्या है? एर्नाल्ड सोलबर्ग। ठीक है, देखिए ये देखिए, मैंने बताया था ना कि ऑप्शन में कई सारे नाम है। ये है हरमिलन कौर। क्या है? हरमिलन कौर। ये पंजाब के हैं। ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60 वर्षीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 150 मीटर मतलब 1500 मीटर दौड़ में 4 घंटे इतने मिनट के समय में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि के साथ 23 वर्षीय एथलीट ने बुसान में 2002 में एशिया खेलों में 1500 मीटर में सुनाती रानी द्वारा इतना समय में बनाए गए रिकॉर्ड को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, सुनीता रानी का। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए अगला जो ये फोटो आपको दिख रहा है, यह है पंकज अडवाणी का। किसका? पंकज अडवाणी का। पंकज अडवाणी हाल में ही एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है, वो भी दूसरी बार। और अगला फोटो आप देख रहे हैं इनका, यह है राजा ऋत्विक। क्या है? राजा ऋत्विक। इन्होंने शतरंज के ग्रैंड मास्टर में इन्होंने क्या किया है? अपना खिताब हासिल किया है। यह था 17वें ग्रैंड मास्टर, ये बन गया है कौन? राजा ऋत्विक। आज के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सारे घटनाओं को आज हमने समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कल इसी जोश व जुनून के साथ फिर से मुलाकात होगी मेरी और आपकी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।